न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान भस्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान का हर हिस्सा जल रहा है, आवाम परेशान है और हुक्मरान मजे ले रहे हैं। 3 मोर्चे पर पाकिस्तान तो पहले से ही पस्त है और चौथा मोर्चा भी खुल चुका है। दरअसल बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और पीओके में तो लंबे समय से विरोध की आग धधक रही है, लेकिन अब मुरीदके और लाहौर में टीएलपी ने हल्ला बोल रखा है। टीएलपी यानी तहरीके लबैक पाकिस्तान एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल है और इस दल ने कोहराम मचा रखा है। तमतमाए हुए मुनीर ने टीएलपी के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। मारे तो मुनीर के लोग भी गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का समय निकट आ चुका है, क्योंकि मुनीर शहबाज किस किस मोर्चे पर और अपनों से ही लड़ते रहेंगे, इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान धधक रहा है। विद्रोह की आग में पाकिस्तान स्वाहा हो रहा है। मुरीदके टू लाहौर सड़कों पर कत्लेआम। विरोध प्रदर्शन से परेशान पाकिस्तान के आला कमान आपा होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में बगावत खुलकर तो पहले से ही है, अब पाकिस्तान के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। हाफिज सईद के गढ़ मुरीदके में भयंकर तबाही है। लाहौर की सड़कों पर खूनी हंगामा हो रहा है। लाहौर और मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुनीर से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। प्रदर्शन और बगावत से डरे मुनीर कत्लेआम मचा रहे हैं। आए दिन प्रदर्शनकारियों की मौतें हो रही हैं। मारे तो मुनीर के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के कोने कोने में विद्रोह की आग लगातार क्यों भड़क रही है। बॉर्डर इलाकों पर पाकिस्तान हर तरफ से मार खा ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से विरोध की शुरुआत हुई है वह पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल है कि हाफिज सईद के गढ़ मुरीदके और सबसे बड़े शहर लाहौर में क्यों सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। क्यों टीएलपी और मुनीर की आर्मी आमने सामने है। क्यों टीएलपी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगा रही है। पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन 10 अक्टूबर को शुरू हुआ है। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में हो रहा है, जहां टीएलपी ने अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध जुलूस निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। टीएलपी के ऐलान के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पाकिस्तान सरकार ने वो गलती कर दी जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। 8 अक्टूबर को पंजाब पुलिस ने लाहौर में टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा, जहां नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर को लाहौर में झड़पें हुई, जहां टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पेट्रोल बम, पत्थर और हथियारों से हमला किया। मुरीदके में 13 अक्टूबर को फिर से हिंसा भड़क गई, जहां एक एसएचओ और लगभग 50 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि टीएलपी का कहना है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में सैकड़ों टीएलपी प्रदर्शनकारी मारे गए। पाकिस्तान में पिछले 1 साल से जो हालात हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान का अंत अब करीब है, जिसकी आग मुरीदके से लाहौर तक धधक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करवाना चाहूंगी। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आरजू काजमी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्या चल रहा है इन दिनों आपके देश में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो हर तरफ से पिट रहा है और आम लोगों को भी उसमें कहीं ना कहीं फंसा दिया गया है। देखिए, चलने को तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो अटैक्स हैं वो चल रहे हैं, टीटीपी के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, टीटीपी वाले पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, उसके साथ टीएलपी के लोग निकले हैं और वो
प्रोटेस्ट करने चाह रहे थे इस्लामाबाद में आकर अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं, तो इजराइल की कोई एम्बेसी यहाँ है नहीं जहाँ बैठकर वो ये अपना तमाम प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा पाते। तो उन्होंने कहा कि जी वो अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे और उसके सामने बैठकर और वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब जाहिर अमेरिका के साथ हमारे जिस तरह के टर्म्स आजकल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये सूट करेगा कि वहां पर किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो। लेकिन ये जो टीएलपी के लोग हैं उनके ऊपर फिर ऑपरेशन किया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसमें अभी तक सही फिगर तो नहीं आया है, लेकिन कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूं कि टीएलपी भी जो है वो स्टेट की बनाई हुई ही पार्टी है, कोई ऐसा नहीं है कि ये खुद ही रातों रात पैदा हो गए। इससे पहले भी ये इसी किस्म की हरकतें करते रहे हैं। कई बार ये प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद आए हैं, कभी डी चौक पर और कभी फैजाबाद चौक पे, और उसके बाद कई बार हमारे जो फौजी लोग हैं वो इनको एनवलप देते हुए भी दिखाई दिए। और ये फोटोज जो है बड़े आसानी से आपको सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अब ये इनके काबू ऐसी तरीके से नहीं आ रहे जैसे कि शुरू से इन्होंने जो गवर्नमेंट्स बनी पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक, सबकी सब गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स वही थे जिनको स्टेट ने लाना चाहा या जिनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाना चाहा। और इसी तरह से ये टीएलपी के लोग भी हैं और अब ये इनके काबू में नहीं आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस हंगामे को रोका जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच में एक बार रुक कर रही हूँ डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी आपका, क्योंकि इस वक्त हम जिस तरह के हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं, अभी ये हालात और बिगड़ेंगे क्या? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के हालात हैं, वो पाकिस्तान की सूरत हालात दुनिया को मालूम है अभी चल क्या रहा है पाकिस्तान में। और एक प्रोटेस्ट निकलती है पाकिस्तान के अंदर जो कि केवल फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए थी, और साद रिजवी इसको लीड कर रहे थे। पाकिस्तान की पुलिस ने गोलियां बरसाई, अपने ही लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया और भून दिया। अब साद रिजवी ने बताया कि इनका मकसद था केवल मार्च करने का इस्लामाबाद तक, वो फिलिस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए, बस इतना था। पाकिस्तान में उनके जो पीओके जिनको ये मानने को तैयार नहीं है, वहां पर गोलियां बरसाई गई। वहां पर भी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीएलए प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए, हर जगह से पाकिस्तान घिरा हुआ है, हर जगह से वो जूझ रहा है, क्योंकि अपने ही बेवकूफी की वजह से। अगर वो रैशनल तरीके से सोचता, सूझबूझ करता, तो पाकिस्तान में इतनी गंदे हालात नहीं होते। आईएमएफ कर्जा देने को तैयार नहीं था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से हम कर्जा दे रहे हैं इतना, यानी कि एक तरीके से टेरर फंडिंग हो गई ना वो जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग हारने के बाद कभी सुना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रमोशन मिले? खुद को प्रमोशन दिया इसने जंग हारने के बाद। तो पाकिस्तान की सूरत हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये लोग बाग बेच रहे हैं चीन को गधे के माफिक, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो जिस तरीके से अपने ही लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, कभी नहीं मैंने देखा ये कहीं। ठीक है, दुनिया में आप गारंटी है, आप कहीं पे भी देख लीजिए जी। ठीक है सर, मैं आपके पास भी लौटूंगी। अरविंद सिंह तेजावत जी का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद बारी बारी से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अरविंद सिंह जी, सवाल ये भी बनता है कि जब हम ऐसे हालात देखते हैं तो किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थितियों से सुलझ कर और दोबारा से उठना, क्योंकि जब एक तो पहले से पाकिस्तान की जो इमेज है टेरर फंडिंग के मामले में हो, या फिर हमने देखा है कि किस तरीके से कई ऐसे कैंप्स चलाए जाते हैं जहां पर टेररिस्ट को वाकई में तैयार किया जाता है। कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। टेरर फंडिंग का मामला बार बार उठता रहता है, कभी ग्रे लिस्ट में चला जाता है, कभी रेड लिस्ट में डालने की बात कह दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और अब ये टीएलपी की ओर से जो प्रदर्शन करने की कोशिश की गई और उस बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ में ये भिड़ंत हो जाती है। टीएलपी आरोप लगा रही है कि बख्तरबंद वाहनों से कुचलने की कोशिश की गई। तो ये स्थितियां अभी पाकिस्तान की और कितनी दुर्गति होने वाली है? देखिए सुरभि जी, पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक ही पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान हैं। बिल्कुल। एक तो वो पाकिस्तान है जिसमें सुरभि जी जैसे संजीदा लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं, और उसके अलावा तमाम पाकिस्तानी जो हमारी साझा विरासत को समझते हैं।
एक वो पाकिस्तान है जो वहां के हुक्मरान चलाते हैं और वो लोग अपनी ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियां बनाते हैं और उसका खामियाजा है वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 70 सालों से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और उसका फायदा किसको हुआ है? इसका फायदा वेस्ट को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाने के नाम पर, जो हथियार खरीदने के नाम पर, फाइटर प्लेन खरीदने के नाम पर, सारा का सारा पैसा टेक्नोलॉजी के नाम पर वेस्ट को दिया है और पाकिस्तान में भयानक अनरेस्ट है। और हम देखते हैं कि पूरा ही ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया है ये पूरी तरीके से उबल रहा है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है, नेपाल बांग्लादेश का है और पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोगों के घरों पे हमले हुए हैं। पाकिस्तान के काफी लोग ये जानते हैं कि विभाजन एक गलती थी और आज भी वो अमेरिका के जो फेंके हुए पैसे हैं जो आईएमएफ में या उनके जरिए जो अमेरिका जो उनको देना चाहता है उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। पर खुद के विकास के लिए एक नया रास्ता तलाशना होगा, वो मध्य एशिया से होकर गुजरता है। वहां से हमें अपने एनर्जी सिक्योरिटीज को देखना होगा और इस पूरे ही इलाके को हमें शांत करना होगा। न तो अफगानिस्तान से लड़ने में पाकिस्तान का कोई भला है, न भारत से लड़ने में पाकिस्तान का कोई भला है। इन्हीं सारे ही मुल्कों को एक साथ मिलकर कोई एक ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी होगी जो यहाँ के अवाम के फायदे में है और इसी से उनकी एनर्जी सिक्योरिटी वो होगी आपसी सहयोग से ही, क्योंकि भारत टर्सरी सेक्टर में बहुत बेहतर है, सर्विस सेक्टर में पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकता है, टेक्नोलॉजी के नाम पे दे सकता है, शिक्षा के नाम पे दे सकता है। और जो सीपैक के लिए जो चीन पे उसकी निर्भरता है वह ना होकर अगर भारत पर होती तो भारत के पास तमाम वो सारी वो थी। पर मुझे लगता है कि अभी आज के हालात में तो ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। नहीं, लेकिन अरविंद जी यही बात तो समझ में नहीं आ रही ना पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान अपने आप को धीरे धीरे गिरवी पहले उसने चीन के पास रखा और अब चीन से बचने की कोशिश के तहत में ही अब आधा अधूरा जो हिस्सा था पाकिस्तान का वो हिस्सा भी अब गिरवी रख चुका है वो अमेरिका के पास, जहां एक और बलूचिस्तान में खदानों का मिनरल्स के तहत में जो दोहन हो रहा है वहां पर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को यह लगता है कि ये तो एक कमाई का जरिया खुल गया है, हम तो अपने संपर्क और ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं डील करके। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है पाकिस्तान की कंगाली की ओर अपने आप को जानबूझ के वो ढकेल रहा है और दूसरी ओर टेररिस्ट को और ज्यादा पनाह देना। लौटूंगी मैं आपके पास, आपने क्योंकि इस बात का जिक्र किया तो मैं आरजू काजमी जी आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, पाकिस्तान वाकई में अपनी स्थिति देख क्यों नहीं पा रहा है, समझ क्यों नहीं पा रहा है, वो इतना अंधा क्यों हो जाता है कि कभी तो पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ में हम अधिकारियों को देखते हैं, पुलिसकर्मियों को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं और उसके बाद जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है कि कभी अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरह से टीएलपी जब प्रदर्शन करने के लिए उतर रही है तो उन पर बख्तरबंद वाहनों से उन्हें कुचलने की कोशिश की जाती है, गोलियां दागी जाती है। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को जो है रिविजिट करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को चेक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान एक तरह के प्रॉब्लम में है, चाहे अफगानिस्तान को लेकर हो, चाहे हमारी इकोनॉमी को कह लीजिए, हर तरह से जो है पाकिस्तान इस वक्त प्रॉब्लम में है। और अगर ये अपनी जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही हैं अगर इसको नहीं चेंज करेंगे और इसको ठीक नहीं करेंगे और इसी के ऊपर रहे कि नहीं हम सही हैं बाकी सारी दुनिया गलत है, सब हमारे पीछे पड़े, तो यकीनन फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम यही प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले सिर्फ टीटीपी और इस तरह के ग्रुप्स थे जिनके अटैक्स चल रहे थे और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनसे लड़ रही थी और साथ ही साथ बलूचिस्तान का इशू भी सभी के सामने है। लेकिन अब ये टीएलपी वाले भी जो है वो बाहर आ चुके हैं और यकीनन इस वक्त चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की फोर्सेज हो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज को दोबारा से ठीक ना किया, रिविजिट ना किया, तो डेफिनेटली हम इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम देख सकते हैं। आरजू काजमी जी, एक सवाल ये भी है कि जब मुरीदके का जिक्र आता है और जब भारत के साथ में पाकिस्तान के संघर्ष हुए, मुरीदके का जिक्र उस दौरान भी आया था, यहाँ पर पहले से ये बातें चलती रही हैं कि यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि टेरर फंडिंग का मामला सामने आ जाता है। और इसके बावजूद अब ये प्रदर्शन के तहत में ही जिस तरीके की बातें सामने आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उस चीज पर ध्यान नहीं देकर के बलूचिस्तान के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अपने हक में अगर कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, जो पीओके के लोग हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, तो आखिर ऐसा भी क्यों है? देखिए, बलूचिस्तान में तो आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे गवादर है और गवादर में चाइना का बहुत ज़्यादा होल्ड है, उसके लिए वहाँ के लोकल्स जो हैं वो नाराज़ हैं और वहाँ पे मिसिंग पर्सनस का इशू भी
बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और बहुत ज्यादा है वहां पर। इसीलिए डॉक्टर मारंग बलोच वगैरह भी बात करते रहे, जो कि आजकल जिनको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बहुत गलत है। जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं उनको ऐसा नहीं, उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें मुरीद के की या पंजाब साइड पे जिनकी आप बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान में ये भी कंफ्यूजन है कि इन लोगों को हम टेररिस्ट मानते ही नहीं है, जिनको यहाँ तक यूनाइटेड नेशन में भी टेररिस्ट लिखा हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर दूसरे, उनको उनको पाकिस्तान में माना ही नहीं जाता कि वो टेररिस्ट हैं। शायद इसी वजह से हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। ठीक है आरजू जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सर मोहम्मद अली सर, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर डिफेंस के नज़रिए से देखा जाए तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपनी बात खुद पिटवा रहा है, और यहाँ तक कि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आती है पूरे ग्लोब पर, सिर्फ टेररिज्म के लिहाज से उसे देखा जा रहा है। गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के, इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर के, लोगों की आवाज दबाने को लेकर, सर इन्हीं सब चीजों से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन डिफेंस के हिसाब से भी इस वक्त पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने हमला किया तो उनको तक वो बीट नहीं कर पा रहे। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट थे जुल्फिकर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिताजी। उन घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति है जरूर, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए गरीबी इतनी फैल गई है, अनाज नहीं है। और जब अनाज ही नहीं है, डिफेंस तो छोड़िए, ये पूरा पैसा लगा रहे हैं आतंक में। पूरी 10 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। मौलाना मसूद अजहर के जो सिंदूर में जो आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे ना जी, 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है पाकिस्तान सरकार ने उनको मुआवजा देने का। कमाल है। मतलब वो डिफेंस बजट से जाएगा, कहां से जाएगा मालूम नहीं। इनके फौजी, इनके डिफेंस पर्सनल वर्दी के अंदर मौलाना मसूद अजहर के जो हमने जब सिंदूर में हमने नष्ट किया, वहां पर फातिहा पढ़ रहे थे, जनाजे पे आए हुए थे। जैसे कि आरजू काजमी ने बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया कि भाई ये लोग उनको आतंकी मानते ही नहीं है ना, उनको तो हीरो मानते हैं। वहां तो माना जाता है कि भाई ये पता नहीं क्या बहुत नेक काम कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं, इनको क्या मानते हैं मालूम नहीं। रो रहे थे भाई आंसुओं से फूट फूट के। तो वहां के प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के, तो वो दुखी नहीं है अपने खुद के दुख से, अपने गम से दुखी नहीं है वो। उनको गम है अपने पड़ोसी के सुकून और चैन और सुख से। अगर वो ये बात मान लें, कबूल कर लें कि भाई ठीक है, एक्सेप्टेड, हम पड़ोसी हैं, लेकिन ना नहीं मानेंगे। उनकी सरकार जो वजीर आजम होता है वो कांटों का ताज पहनता है, फिर भी लड़ते हैं वो इलेक्शंस के भाई कौन सत्ता में आएगा। और उसके बाद मिलिट्री इनको निकाल देती है। हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों मस्का मारते हैं हमेशा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे हमेशा मस्का मारते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जब लेते हैं तो उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम आ जाता है। वो डरते हैं कि कहीं ये मेरे को आउट सा कर दे यहां से। अब आप अगर बात करें डिफेंस की पाकिस्तान की, तो उनकी डिफेंस बहुत पीछे है। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, एक भ्रम फैलाने में माहिर हैं। ये सीख कहां से रहे? अपने बड़े भाई चीन से, कि भाई वो प्रोपेगेंडा रचना। अब देखिए, जो मार्च की मैं बात कर रहा था, जो कि साद रिजवी ने निकाली थी, ये कि टीएलपी, अब ये जो मार्च है ये ईस्टर्न मेट्रोपोलिस लाहौर के, और जो उनका कैपिटल है इस्लामाबाद, राजधानी, जो तकरीबन 400 किलोमीटर यानी कि 248 माइल्स की ये वॉक थी। अब जो हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शुरू हुई फ्राइडे को वहां से, और जो कई सारे क्लैशेस हुए पुलिस के बीच में, जहां पे पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि ये मार्च रोक लें, मार्च ना जाए ना आगे, गोलियां भी बरसाई। और ये एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च थी कि भाई हम एक फलस्तीनियों को बस दिखा दें कि हम उनके साथ में हैं, जो इजराइल कर रहा है वो ऐसे करके मार्च थी जी। अब पाकिस्तान सरकार यानी कि वो डिसाइड कर ले वो किसके साथ में है, क्या है। जी ठीक है सर। अब
अरविंद सिंह जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान को इससे पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि उनके कई अधिकारियों तो हमास की ओर से जो किया गया उसको वो सही ठहरा भी चुके हैं। यहाँ तक कि ये भी सुना गया कि जो जेनोसाइड अब हो रहा है फिलिस्तीन के लोगों पर वो गलत है। इजराइल का बार बार विरोध होता रहा है, लेकिन जब इजराइल के विरोध में पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन किया जाता है और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में ये प्रदर्शन होता है, उनके लिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, तो इसमें वहां की सरकार को आखिर आपत्ति क्या हो गई थी? क्योंकि खुद तो कहीं आगे जाकर के वो बयानबाजियां इस मामलों पर कर देते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन निकलते तो क्या ये भी मान करके चला जाए कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि टीएलपी इसी से कहीं आने वाले चुनाव में जनता के बीच में एक समर्थन ना जुटा ले? सुरभि जी, आपने बात को एकदम ठीक से पकड़ा है और ये सच है। फिलिस्तीन में 70-80 हजार लोगों को, छोटे छोटे बच्चे को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनको मार दिया गया। वो मुझे लगता है कि हिटलर के बाद में इतना खतरनाक आदमी बिन्यामिन नेतन्याहू हुआ होगा। और अगर उसके पक्ष में वहां कोई प्रदर्शन होता है, जैसे मेरे दोस्त मोहम्मद अली साहब ने कहा, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि वो तो एकदम ठीक ही है। पाकिस्तान की आवाम अगर ये कर रही है तो उसमें गलत क्या है? पर पाकिस्तानी सरकार को ये डर है कि दरअसल अगर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इतने लोग घरों से बाहर निकल आए, तो ये बाहर निकलने वाले लोग कभी इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्होंने बहुत ही ड्रम्स और बैरिकेड्स लगा के इस्लामाबाद आने से रोका गया है। पाकिस्तान कभी भी सुलग सकता है, क्योंकि वहां पे अनरेस्ट काफी ज्यादा है। और हम एक के बाद एक इवेंट ऐसे देख रहे हैं जिसमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोलियम या महंगाई या एक हल्का सा अगर उसे एक और झटका लग गया तो वहां पे कभी भी श्रीलंका की तरह एकदम आग फूट सकती है। दूसरी बात यह कि अब ये जो जितने भी टेररिस्ट हैं या वो हैं, वो पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं उनको खत्म करना चाहती है? तो इसके पीछे वजह यह है कि उनका बार बार इस्तेमाल होता रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आसिफ मुनीर साहब, जिनको अभी इतना फील्ड मार्शल बना दिया गया, जिसको मेरे दोस्त फील्ड मार्शल कहते हैं और वाकई वो फील्ड मार्शल ही है, तो ऐसे में अगर वो नहीं होते, उन्होंने भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं किया होता और एक प्रोपेगेंडा, एक बहुत बड़ा खड़ा नहीं किया होता, तो जो आसिफ मुनीर साहब है वो कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बन पाते। तो ये तो उनके लिए फायदे की बात है। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर से ही 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जो समझदारों का पाकिस्तान है, जो जानता है कि ये जो हुकूमत करने वाले लोग हैं ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हैं। गुर्बत बहुत ज्यादा है, उससे लड़ने की जरूरत है, न कि अपने पड़ोसी से लड़ने की। सुरभि जी। ठीक है। आरजू जी, क्या वाकई आप भी ये स्वीकार करती हैं, मानती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस स्थिति में नजर आ रहा है पूरे ग्लोब पर, ऐसे में वो खुद इन चीजों का जिम्मेदार है? देखिए, डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट्स आई पाकिस्तान में, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब गवर्नमेंट में आई, कभी भी किसी ने भी ना तो पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर पे काम किया, ना हेल्थ सेक्टर पे काम किया, ना इकोनॉमी को देखा। ये लोग बस आते थे, अपना टाइम पूरा करते हैं, जो करप्शन करनी है वो करी और फिर निकल गए। कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा। पाकिस्तान में किसी ने रहना ही नहीं होता। भुट्टो का जिक्र हुआ, इमरान खान का जिक्र हो जाता है, शहबाज शरीफ है, ऐसे कई और नाम है। इनमें से क्या कोई ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान को वाकई संवार सकता था? देखिए, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी से तो काम कर नहीं सकती है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर आते हैं और जब ये थोड़ा बहुत अपना काम करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त इनको हटा दिया जाता है। चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी दे दें, चाहे इमरान खान की तरह जेल में डाल दें, चाहे नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भगा दें। तो ये सब होता चला आ रहा है और अभी तक यही सिलसिला चल रहा है। ठीक है आरजू जी, चलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही इस वक्त यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।